नमस्ते बच्चों। व्याकरण में आगे हम व्यंजनों का उच्चारण देखेंगे। तो व्यंजनों का उच्चारण किस प्रकार होता है यही देखना जरूरी है। तो व्यंजन क्या है, व्यंजन कितने हैं, ये सब आप जानते हैं। तो आइए देखेंगे व्यंजनों का उच्चारण। വ്യഞ്ജനം എങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുവാൻ പോകുന്നത്। एक शब्द के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी व्यंजनों का उच्चारण किस प्रकार होंगे। वो शब्द है तरह। तरह इन शब्दों में 3 व्यंजन आ गए हैं। ഈ ശബ്ദത്തിൽ 3 വ്യഞ്ജനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്। ഈ 3 വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെയും ഉച്ചാരണം ഒരുപോലെ അല്ല നടക്കുന്നത്। सबसे पहले हमें देखना है ता का उच्चारण कैसे होता है। तो ता का उच्चारण आप भी उच्चारण करके देखिए। ता का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा जो है दांतों को पूरी तरह स्पर्श करती है। जिह्वा किसको स्पर्श करती है? जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है। स्पर्श करती है। तो इस प्रकार जिह्वा दांतों को स्पर्श करती हुई ता का उच्चारण होता है। ता എന്നുള്ള വ്യഞ്ജനം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാവ് പല്ലുകളെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഉച്ചാരണം നടക്കുന്നത്। तो इसी प्रकार बहुत सारे व्यंजन हिंदी अक्षरमाला में हैं जो जिह्वा दांतों को स्पर्श करते हुए उच्चारण संभव होने वाले बहुत सारे व्यंजन होते हैं। നമ്മുടെ ഹിന്ദി അക്ഷരമാലയിൽ നാവ് പല്ലിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്ന ധാരാളം व्यंजनങ്ങളുണ്ട്। तो यहाँ पर जिह्वा दांतों को पूरी तरह स्पर्श करती है। पूरी तरह स्पर्श करती है। പൂർണ്ണമായിട്ടും പല്ല് നാവിൽ തൊട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഉച്ചാരണം നടക്കുന്നത്। तो आगे हमें देखना है इस प्रकार जो मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए जिन व्यंजनों का उच्चारण होता है वो व्यंजन क्या क्या है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। जिह्वा मुंह के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो വ്യഞ്ജനത്തിന്റെ ഉച്ചാരണം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് തരഹ എന്നുള്ള ഒരു ശബ്ദത്തിലൂടെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്। ത എന്നുള്ള ഒരു വർണ്ണം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാവ് പല്ലുകളെ പൂർണ്ണമായും തൊട്ടുകൊണ്ടാണ് ആ ഉച്ചാരണം നടക്കുന്നത്। ഇങ്ങനെ ഏതൊക്കെ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴാണോ നാവ് വായുടെ പല ഭാഗങ്ങളെയും സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ഉച്ചാരണം നടക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള വ്യഞ്ജനങ്ങളെയെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? സ്പർശ വ്യഞ്ജനം എന്നാണ് പറയുന്നത്। तो उदाहरण के लिए कहेंगे तो हिंदी में जो है क से लेकर म तक के व्यंजन जो हैं स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्श व्यंजन है। तो हिंदी में जो है क से लेकर मां तक, हिंदी में क से लेकर जो मां तक जिन जिन व्यंजनों का प्रयोग हम करते हैं
वो सब के सब जो व्यंजन है वो क्या है, स्पर्श व्यंजन है। तो आपको यही समझ में रखना चाहिए कि क से लेकर म तक के जो सारे के सारे व्यंजन जो हैं वो स्पर्श व्यंजन है। क ख ग ख ङ च छ ज छ ञ ट ठ ड ठ न त थ द थ न प फ ब फ म, ये सब क्या है, स्पर्श व्यंजन है। तो आइए देखेंगे एक तालिका में हम। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क्या क्या है, क ख ग ख फिर ङ। क ख ग ख ङ। और आगे जो है बाकी आप बताइए, बता के देखिए आगे क्या होंगे। आगे जो है च च फिर छ फिर ज फिर छ फिर ञ होंगे। छ छ ज छ ञ। और आगे आप बताइए आगे का जो वर्ग कौन सा है, आगे जो है ट ट। बाकी आप बता के देख लीजिए, ट ठ ड ड फिर ट ठ ड ठ फिर न ट ठ ड ठ न। आगे त थ द थ थ न। और आगे प फ ब फ प फ ब फ और अंत में म। ये सब जो है ये 25 व्यंजन जो है हिंदी के स्पर्श व्यंजन है। तो इसके एक भाग को हमने पढ़ लिया। क्या है, जो कभी कभी जो व्यंजनों के उच्चारण करते समय जिह्वा हमारे जो मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए उच्चारण संभव हो जाता है। तो इस प्रकार जिह्वा मुंह के किसी न किसी भाग का स्पर्श करते हुए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं उन व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी में जो है क से लेकर म तक के व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन है। तो उदाहरण के तौर पर कहेंगे तो क ख ग ख ङ च छ ज छ ञ ट ठ ड ठ न त थ द थ न, फिर प फ ब फ म, ये सब क्या है, ये सब स्पर्श व्यंजन है। तो आगे देखिए स्पर्श व्यंजन के बाद जो हमने यहाँ पर तरह ऐसा एक उदाहरण के माध्यम से यह देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तरह शब्द के अंतर्गत एक शब्द यही आया है ह। तो ह शब्द, ह वर्ण के उच्चारण करते समय क्या होता है, आप उच्चारित करके देखिए। ह का उच्चारण करते समय हमारे जो सांस जो है सीधे बाहर निकल जाते हैं, നമ്മുടെ ശ്വാസം നേരെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു। तो इस प्रकार के वर्णों को, इस प्रकार उच्चारित होने वाले वर्णों को क्या कहेंगे, इस प्रकार उच्चारित होने वाले वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। के बोलते समय जो है, बोलते समय क्या होता है, सांस मुंह से सीधे बाहर चली जाती है, मुंह से निकलकर
सीधे कहाँ चली जाती हैं? सीधे बाहर चली जाती हैं। इस प्रकार के जो व्यंजनों को, इस प्रकार के वर्णों को क्या कहते हैं? वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो आपके समझ में आया कि नहीं? तो पहले हमने देख लिया स्पर्श व्यंजन क्या है। हमने क्या देख लिया? स्पर्श व्यंजन क्या है। तो इसके उदाहरण को भी हमने जान लिया है और आगे हम देख रहे हैं जो ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है वो देख रहे हैं। हा जैसे कुछ वर्ण जो हैं जिसके बोलते समय सांस जो है, हमारे श्वास जो है मुंह से निकलकर सीधे बाहर चली जाती है। इस प्रकार के वर्णों को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण भी हैं। आप देखिए, हा के समान जो है श, श, स, ह, ये सब हिंदी के ऊष्म व्यंजन हैं। कौन कौन सा है? श है, फिर श है, श, श, स, ह, ये सब हिंदी के कौन से व्यंजन हैं? ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है। तो आपको पता चले होंगे, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാം. ഷ, ഷ, സ, ഹ ഇതെല്ലാം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം നേരെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വ്യഞ്ജൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ऊष्म व्यंजन എന്ന് പറയുന്നത്. तो हिंदी में स्पर्श व्यंजन जो है 25 होते हैं और ऊष्म व्यंजन जो है 4 होते हैं। तो आगे हमें देखना है। तरह से हमने ता को देख लिया और हा को देख लिया। बीच में एक वर्ण है वो र है। र के उच्चारण होते समय ये स्पर्श व्यंजन के समान भी नहीं होते और ऊष्म व्यंजन के समान भी नहीं होते। ये बीच की स्थिति होती है। इसके उच्चारण जो है ना वो बीच की स्थिति में होती है और इसे हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो वो पूरी तरह किसी न किसी भाग को स्पर्श भी नहीं करते, सीधे वायु को बाहर भी नहीं निकाल देते। इसके बीच की स्थिति में इसका उच्चारण हो जाता है। ര എന്നുള്ള ശബ്ദം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉച്ചാരണ അവയവത്തെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടും നടക്കുന്നില്ല, ശ്വാസത്തെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല. ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഉച്ചാരണം നടക്കുന്നത്. तो अब देखिए, ये स्पर्श व्यंजन के समान भी नहीं होते और ऊष्म व्यंजन के समान भी नहीं होते। वो ये बीच में रहने वाले हैं। ये दोनों जाति के बीच में रहने वाले हैं। स्पर्श और ऊष्म व्यंजन की बीच की स्थिति में इसका उच्चारण होता है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन। तो आपको यही देखना चाहिए कि स्पर्श व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है। स्पर्श व्यंजन जो है मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता हुआ इसका उच्चारण होता है। ऊष्म व्यंजन में जो है जिसके उच्चारण करते समय जो वायु जो है, सांस जो है सीधे बाहर निकलते हैं। लेकिन जब अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण होता है तब क्या होता है? तब ये किसी न किसी मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श भी नहीं करते और वायु को सीधे बाहर भी नहीं ला पाते, बीच की स्थिति में अटके रहते हैं। तो इसलिए इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण देखिए आप, तब आपके समझ में आ जाएगा ये क्या है। य,
र, ल और व। ये चार जो हैं अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण हैं। ये चार जो है किसके उदाहरण हैं? अंतस्थ व्यंजन के अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण हैं। അതായത് ര എന്നുള്ള വ്യഞ്ജനം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് വായുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടുമല്ല ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നത്, ശ്വാസത്തെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ടുമല്ല ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നത്. ബീച്ച് കി സ്ഥിതി അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെയാണ് അതിന്റെ ഉച്ചാരണം സംഭവ്യമാകുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള വ്യഞ്ജനത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അന്തസ്ഥ व्यंजन। उदाहरण या, र, ल, व। तो इससे आपको पता चलता है कि देखिए जो स्पर्श व्यंजन जो है हिंदी में 25 है और ऊष्म व्यंजन जो है 4 है और अंतस्थ व्यंजन जो है 4 है। तो स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ। स्पर्श अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन 4 है, स्पर्श व्यंजन 25 है। तालिका में हम इसे इस प्रकार लिखेंगे। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। इसे हम तालिका में यो दिखाते हैं। तो आप देखिए तो आप कहिए कितने प्रकार के हैं, कितने हैं ये स्पर्श व्यंजन हिंदी में? आप तो जानते हैं क्या क्या है हिंदी में, कौन कौन से व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं? का, ख, क, ख, क, ख, ग, ख, ङ, च, छ, ज, छ, ञ। ये सब क्या है? ये सब स्पर्श व्यंजन है। क, ख, ग, ख, और आगे च, छ, ज, छ, ञ है। और अगला आप बताइए, अगला जो है ट, ठ, ड, ठ, न। और आगे त, थ, द, थ, थ, न। और प, फ, ब, ब, फ, म। ये सब इन्हें क्या कहते हैं? इन सभी को हम स्पर्श व्यंजन ही कहते हैं। ये सब क्या है? ये सब स्पर्श व्यंजन है।
तो आगे य र ल व, ये क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। और श श स ह, ये ऊष्म व्यंजन है। स्पर्श स्पर्श व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है। अब देखिए 25 स्पर्श व्यंजन है। ये जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये जो है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन श श स ह। तो हिंदी में अब बताइए, हिंदी में कितने स्पर्श व्यंजन हैं? हिंदी में 25 स्पर्श व्यंजन है और 4 अंतस्थ व्यंजन है और 4 ऊष्म व्यंजन है। तो किसी न किसी जो व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए उसका उच्चारण संभव हो जाता है, तो उन व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये हिंदी में जो 25 व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन है, इसके उच्चारण करते समय जो है मुंह के किसी न किसी भाग में उसका स्पर्श होकर ही उच्चारण संभव हो जाता है। लेकिन जब ऊष्म व्यंजन का उच्चारण होते समय जो हवा सांस सीधे बाहर निकल लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण इन दोनों के बीच की कड़ी होती है, स्पर्श व्यंजन के समान भी नहीं होते और ऊष्म व्यंजन के समान भी इसका उच्चारण नहीं होते। य र ल व अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण है। ऊष्म व्यंजन के उदाहरण है श श स ह। तो ये स्पर्श व्यंजन जो है 25 होने के कारण इसे पहचानने की सुविधा के लिए മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? तो हम पहले ही छोटी कक्षा से लेकर हमें पता है कि हमने क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग इस प्रकार के जो शब्दों का इस्तेमाल हमने किया है ना? यहाँ पर भी ये बताने जा रही हूँ। य र ल प, ये सब कौन सा व्यंजन है आप जानते हैं? क्या है? अंतस्थ व्यंजन। तो मैंने यही कहा था कि छोटी कक्षाओं में लेकर हमने यह कहा है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो यहाँ पर भी हम यही कर सकते हैं। ये जो क ख ग क खो, हम क वर्ग नहीं तो क्या कहेंगे? क वर्ग भी कह सकते हैं या कु कहते हैं। क वर्ग അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും? കു എന്ന് പറയും। कु। तो छ वर्ग को क्या कहेंगे? छ वर्ग को छ वर्ग എന്നും പറയും। फिर क्या कहेंगे? चु, चु कहेंगे।
और इसे टवर्ग कहते हैं और टू कहते हैं, टू कहते हैं। और आगे जो है इसे हम तवर्ग कहते हैं और इसका और एक नाम है टू। और आगे जो है इसे हम पवर्ग कहते हैं और इसे पू कहते हैं। तो छोटी कक्षा കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക ഖ ഗ ഖ ങ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കവർഗ് അല്ലെങ്കിൽ കു എന്ന് പറയും ചാച്ച ചാച്ച ഞായ്ക്ക് ചവർഗ് ഇപ്പോൾ ചു എന്ന് പറയും ടാഠ ഡാഠ ണ അതിനെ നമ്മൾ ടവർഗ് അല്ലെങ്കിൽ തു എന്ന് പറയും താഥ ദാഥ ന തവർഗ് തു പാഫ ബഫ മ പവർഗ് പു तो उच्चारण की सुविधा के लिए इसी प्रकार जो है उच्चारण की जो सुविधा के लिए इसी प्रकार उच्चारण की सुविधा के लिए നമ്മൾ സ്വരത്തിനെയും വ്യഞ്ജനത്തിനെയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അകാരം ഇകാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അകാരത്തിൽ എഴുതുന്നത് ഏതൊക്കെ ഇകാരത്തിൽ എഴുതുന്നത് ഏതൊക്കെ എന്നൊക്കെ तो उच्चारण की सुविधा के लिए प्रत्येक वर्ण का नाम भी रखा गया है उच्चारण की सुविधा के लिए प्रत्येक वर्ण का नाम भी रखा हुआ है उच्चारण की सुविधा के लिए प्रत्येक वर्ण का नाम भी रखा हुआ है प्रत्येक वर्ग के बाद प्रत्येक हर एक वर्ग के बाद कवर्ग तवर्ग चवर्ग पर प्रत्येक वर्ग के बाद प्रत्येक वर्ग के बाद क्या जोड़ देते हैं कार शब्द जोड़ देते हैं कार जोड़ देते हैं അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയും കഗാർ കഗാർ ഗകാർ അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയും ഓരോ വർണ്ണത്തിന്റെയും കൂടെ നമ്മൾ കാർ ചേർക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കായുടെ കൂടെ ചേർത്താൽ നമ്മൾ കഗാർ എന്ന് പറയും ഗായുടെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയും खगार फिर गगार ऐसा तो उच्चारण की सुविधा के लिए प्रत्येक वर्ण का नाम भी रखा हुआ है प्रत्येक वर्ण के बाद हम कार जोड़ देते हैं ഓരോ വർണ്ണത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ കാർ ചേർക്കുന്നു അപ്പോൾ കഗാർ ഖഗാർ ഗഗാർ എന്ന് പറയും उसी प्रकार जो स्वरों के बाद स्वरത്തിലാണെങ്കിലും കാർ ചേർക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാവും സ്വരവുമേ വ്യഞ്ജനത്തിൽ ഇങ്ങനെ स्वरों में क्या होता है स्वरത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാർ ചേർത്താൽ അകാർ ഇകാർ ഉകാർ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അകാരം ഇകാരം ഉകാരം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ वही बात है ये भी फिर रि को केवल राय മാത്രം നമ്മൾ रेफ कहते हैं र ഈ രായ്ക്ക് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഇതിനെ മാത്രം നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിനെ കാർ ഒന്നും കൂടെ ചേർക്കാതെ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ അതിനെ പറയുന്ന പേര് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് रेफ इसे मात्र रेफ कहते हैं तो उच्चारण की सुविधा के लिए हर एक वर्ण के साथ हर एक वर्ण का नाम भी रखा हुआ है प्रत्येक वर्ण के बाद कार जोड़ देते हैं कगार खगार गगार टकार मगार इसी प्रकार जो स्वरों में जो है अकार इगार उगार इस प्रकार कहते हैं स्वरों में अगार इगार उगार उसमें जो र जो है इसे हम कहते हैं रेफ रेफ कहते हैं और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखे होंगे ड और
ढा। और इसी प्रकार जो है इसके जो नीचे जो बिंदी लगा के भी ये लिखा जाता है, बिंदी लगा के भी ये लिखा जाता है। तो अक्सर तो इस प्रकार लड़की ऐसा लिखते समय हम जो है इसके जो नीचे इसी प्रकार की बिंदी डाल के लिखेंगे। तो उसी प्रकार ढा में भी है। तो उसी प्रकार जो है ढा में भी ऐसा लिखा जाता है। ढा के नीचे भी बिंदी लगा के लिखे जाते हैं। तो इसके उच्चारण में जो है थोड़ा सा अंदर आ जाते हैं, ये बिंदी डालने से थोड़ा सा अंदर आ जाते हैं। तो ये अंदर आपको समझना चाहिए। ഇങ്ങനെ ഡായും ഠായും ബിന്ദി ഇട്ടും ബിന്ദി ഇല്ലാതെ എഴുതാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലെ ഉച്ചാരണത്തിന് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ढोला, ढोलक, लड़का, लड़की, डाली। तो इस प्रकार कहने पर थोड़ा सा अंदर महसूस होता है। तो हिंदी में फारसी, अरबी, अंग्रेजी शब्दों के बहुत सारे वर्णों का इस्तेमाल हम करते हैं। फारसी, अरबी, अंग्रेजी के कई वर्ण प्रयुक्त होते हैं जिसके उच्चारण की सुविधा के लिए अक्षरों के नीचे हम बिंदु यानी कि नुक्ता लगाकर लिखा जाता है। फारसी ഭാഷയിലെയും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെയും അറബി ഭാഷയിലെയും പല വർണ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ വർണ്ണങ്ങളുടെ അടിയിൽ ഇതുപോലെ ബിന്ദി ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ആ, जो फारसी भाषा में इसका अक्ल ऐसा कहेंगे तो वो आ में थोड़ा सा अंदर होता है, ये है वो आ। फिर उसी प्रकार और भी है, उदाहरण के लिए का, जो का के पीछे नीचे भी बिंदी आ जाती है। और गा, गा के नीचे भी जो नुक्ता, बिंदी या नुक्ता। फिर जो ज़ारा ऐसा कहते हैं पर ये बिंदी वाले जो इसका इस्तेमाल हम करेंगे। फिर उसी प्रकार फ जो है फ के नीचे भी ये बिंदी लगाई जाती है। तो आपको समझना चाहिए, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ്, ബിന്ദി ഇട്ടും ബിന്ദി ഇടാതെയും ഹിന്ദിയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് വർണ്ണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഡ ഠ ഇതിന് അടിയിൽ ബിന്ദി ഇട്ട് അതായത് നുക്ത ഇട്ടും നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട്, അല്ലാതെയുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഉച്ചാരണത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ അറബി, ഫാരസി, അംഗ്രേസി ഭാഷയിലെ വർണ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. अ, क, ग, ज, फ ये सब इसी प्रकार इस्तेमाल करने वाले वर्ण होते हैं। तो आगे हमें पढ़ना है हिंदी अक्षरमाला में क्ष, इत्र, इज्ञा। आपको मालूम है क्ष, इत्र, इज्ञा। इक्षा, इत्र, इज्ञा ये तो अलग व्यंजन नहीं है। पुराने जमाने में പണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വ്യഞ്ജനത്തോടൊപ്പം വേറെ വ്യഞ്ജനമാണെന്നുള്ള എണ്ണി പഠിച്ചിരുന്നു. लेकिन ये एक प्रत्येक व्यंजन नहीं है, दो व्यंजनों के आपसी मेल से ही ये व्यंजन बन जाते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए കായോടൊപ്പം का प्लस श, का प्लस श जोड़ के ही इक्षा बन जाते हैं। तो उसी प्रकार आपको देखना चाहिए त्र वो किस प्रकार बनते हैं। त के साथ आप बताइए त प्लस रा, र ही क्या है त्र है। और उसी प्रकार और एक है या, ये तो ज फिर उसके साथ क्या जोड़ के लिखे जाते हैं, ज के साथ ञ।
ज के साथ ञ वर्ण जुड़ के ही क्या बन जाते हैं, ञ जोड़ के ही ञ बन जाते हैं, ज्ञ बन जाते हैं। तो यही है। तो हिंदी वर्णमाला में क्ष त्र ज्ञ जो कोई अलग व्यंजन नहीं है, ये तीनों जो हैं अन्य व्यंजन आपस में मिलकर ही बन जाते हैं। जैसे इक्षा जो है क प्लस श जोड़ के बन जाते हैं और त्र जो है त प्लस रा बन के जुड़ के बन जाते हैं। ज्ञ जो है ज प्लस ञ जुड़ के बन जाते हैं। यही तो आज हमने देख लिया स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के उच्चारण करते समय जिह्वा मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता हुआ जो उच्चारण संभव हो जाता है। हिंदी में 25 व्यंजन होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन जो है जिसके उच्चारण में हवा सीधे बाहर निकल जाते हैं, तो उसी को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, श श स ह। और अंतस्थ व्यंजन जो है जिसके उच्चारण इन दोनों के बीच की स्थिति में होती है। इसका उदाहरण है य र ल व। फिर ये व्यंजनों के लिए हम कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग इस प्रकार कहते हैं। और उच्चारण की सुविधा के लिए कार शब्द जोड़ के कगार, खगार, गगार और स्वरों के साथ कार जोड़ के अकार, इकार, उकार, एकार इस प्रकार हम कहते हैं। और र को मात्र हम रेफ कहते हैं। फिर ठा और डा इन दोनों के नीचे जो बिंदी लगा के भी इसका उच्चारण होता है, तो उच्चारण बदल जाता है। अरबी, फारसी, अंग्रेजी के कुछ वर्ण जो होते हैं उसके नीचे भी इस प्रकार के बिंदी लगा के प्रयुक्त कर दिया जाता है। आ, का, ग, ज, फ ये सब। और हिंदी अक्षरमाला में जो है क्ष, त्र, ज्ञ इस प्रकार के जो 3 व्यंजन होते हैं ये अन्य व्यंजन नहीं है, ये दोनों व्यंजनों के मेल से बन जाते हैं। का प्लस श, क्ष, त प्लस रा, त्र, ज प्लस ञ, ज्ञ। आज के लिए इतना ही है। अगले हफ्ते अगले वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।